इतिहास के 12 की जो पुस्तक है उसका चैप्टर 2 मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, उसका ये आखिरी वीडियो होगा जिसमें कि हम ये जानेंगे कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और इसे गुप्त काल के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको कि विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल इतना अच्छा था कि उसके शासनकाल में हर क्षेत्र में वृद्धि और विकास देखने को मिलती है। तो उसी के आधार पर गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है तो क्या क्या कारण है जिसने गुप्त काल को स्वर्णकाल बनाया। और इसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल की कला यानी स्थापत्य कला के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाने का कारण यह है कि इस काल में शासन के हर एक क्षेत्र में शांति, सुव्यवस्था और उन्नति देखने को मिलती है। इसीलिए इसी आधार पर गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। जैसे अगर हम शासकों की बात करें तो गुप्त काल के जितने भी शासक थे वो सभी योग्य, पराक्रमी, साहसी रहे, ये एक अच्छी बात रही। दूसरी बात ये रही कि गुप्त काल के जितने भी शासक थे वो सभी शासक प्रजा के बारे में सोचने वाले यानी प्रजा हितैषी शासक थे। वो धार्मिक सहिष्णु थे, धर्म को लेकर कोई धार्मिक कट्टरता उनमें देखने को नहीं मिलती थी। वो अपने प्रजा के भलाई के बारे में सोचते थे, प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता देते थे और इस लोक कल्याणकारी कार्यों को अधिक से अधिक करते थे। सिंचाई की व्यवस्था करना, कृषकों को किस तरह से ऋण देना है, या जो भी प्रजा जो थे वो शासक जो था वो प्रजा हितैषी हुआ करता था। ये एक अच्छी बात रही। दूसरी बात क्या है कि इस काल में व्यापार वाणिज्य में हर क्षेत्र में वृद्धि और विकास देखने को मिलती है। सड़कों का जो परिवहन की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। व्यापार विदेशों से भी हो रहा है, आंतरिक व्यापार भी हो रहा है, जल मार्ग द्वारा भी हो रहा है, स्थल मार्ग द्वारा भी हो रहा है। तो व्यापार बहुत ही सुदृढ़ रूप में है, सुदृढ़ अवस्था में है। ये एक अच्छी पॉइंट रही। उसके बाद हम देखेंगे कि गुप्त काल में जो साहित्य के क्षेत्र में उन्नति है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। साहित्य के हर क्षेत्र में उन्नति हो रही है, चाहे वो विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा विकास देखने को मिला। जैसे हमने लौह स्तंभ की बात की थी पिछले वीडियो में कि लौह स्तंभ में आज भी जंग नहीं लगा है। तो ये उस काल के धातुकला की एक उच्च कोटि का ज्ञान का प्रतीक है। फिर हम देख रहे हैं कि आर्यभट्ट है, सुश्रुत है, चरक है, धन्वंतरी है, ये सब जो है इस काल में के महान लोग हैं जिन्होंने इस पृथ्वी को बहुत कुछ दिया है, इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया जिसके आधार पर आज का चिकित्सा जो विज्ञान है उस पर टिका हुआ है। फिर हम देखेंगे स्थापत्य की हम बात करें, जैसे हमने अजंता की गुफाओं को देखा तो उनकी जो चित्र हैं वो आज भी कितने प्रासंगिक हैं। उनकी सुंदरता, उनकी जो शैली है, जो बनाने का जो ढंग है, उसके बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने भी गुप्त काल को स्वर्ण काल बनने में मदद की है। फिर समाज में हम देख रहे हैं कि हर तरफ शांति है। वर्ण व्यवस्था के होते हुए भी लोगों में अंतरजातीय और अंतर्वर्णीय विवाह हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सब चीज़ें हमें अभी देखना है। और हम ये भी देख रहे हैं कि गुप्त काल में जो हूनों के आक्रमण है उससे लोगों को बहुत ही निजात मिली हुई है, क्योंकि हूनों के आक्रमण को रोकने में हर शासक सक्षम है। तो अभी मैं आपको एक एक करके उसके बारे में बताऊंगी कि गुप्त काल में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई। आप चाहें तो पिछले वीडियो के आधार पर भी इसका नोट्स बना सकते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। फिर मैं एक बार और रिमाइंड करवा दूंगी आपको। और उसके बाद हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल की कला के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि शैली के आधार पर कला को, स्थापत्य कला को 3 भागों में बांटा गया है: नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली जो है वो उत्तर भारत के इलाकों में जो शैली पाई गई है स्थापत्य की, उसके आधार पर उसे नागर शैली कहा गया, मतलब या उस शैली को नागर शैली कहा गया। और दक्षिणापथ में जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जिस तरह से स्थापत्य की हम कला को देखेंगे उस शैली को हम वेसर शैली कहेंगे। और सुदूर दक्षिण में जो भी चीज़ें मिली हैं, मंदिर वगैरह, उसे हम द्रविड़ शैली कहेंगे। तो चलिए मैं टेक्स्ट बुक में आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में उस देश की संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। इतिहास में कई युग आते हैं जिनसे इनमें जिस भी युग में मानव सर्वाधिक सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक उन्नति करता है उस युग को ही स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो गुप्त काल को हम स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि इस काल में भी मानव की सर्वाधिक सामाजिक उन्नति हुई है, सांस्कृतिक उन्नति हुई है और भौतिक उन्नति हुई है। तो इस आधार पर हम गुप्त काल को स्वर्ण काल कह सकते हैं। गुप्त काल में हमने क्या क्या देखा? इस काल में ज्ञान, विज्ञान, कला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई है। राजनीतिक रूप से हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि शासक कितने
योग्य, कुशल, प्रजा सहिष्णु, धार्मिक सहिष्णु थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से समुद्रगुप्त ने समस्त भारतवर्ष को जीत लिया था। समुद्रगुप्त को स्वयं कला और साहित्य में रुचि थी, क्योंकि इसने वीणा बजाते हुए जैसे दिखाया गया है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, इसे रुचि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है, उसके दरबार में 9 विद्वानों को उसने आश्रय दिया हुआ था, जिसके दरबार के विद्वानों में कालिदास, वारा, मिहिर, वरुचि, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकारी, धन्वंतरी, सपना, कामर सिंह, ये सब हैं। तो इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था अस्तित्व में है, यानी कि प्रशासन को किस तरह से संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया है, प्रांतों को भुक्ति में बांटा गया है, मंडल में बांटा गया है, जी मतलब किस तरह से केंद्रीकृत किया गया है। आर्थिक दृष्टि से हम देख रहे हैं कि यह समृद्धि का युग था, क्योंकि व्यापार वाणिज्य बहुत ही उन्नत अवस्था में था। तो इसलिए इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि हाँ, गुप्त काल जो था वो एक स्वर्ण काल था। तो इसके अलावा आप इसमें आप ऐड कर सकते हैं इसकी कला के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, जैसे कि मंदिरों के बारे में मैंने आपको दिखाया था, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो हाँ, गुप्त काल स्वर्ण काल था। इसके अलावा आप यहाँ पे वैज्ञानिकों के बारे में बता सकते हो, जैसे कालिदास भवभूति है, भारवी है, ये कवि और नाटककार हैं। कालिदास की जो कृतियाँ हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम जैसे श्रेष्ठतम साहित्यों की रचना इसी काल में हुई। फिर हम देख रहे हैं कि आर्यभट्ट है, वारा मिहिर है, ब्रह्मगुप्त है, ये जो नक्षत्र वैज्ञानिक हैं, ये गुप्त काल में ही इनका आगमन हुआ है। गुप्त काल में ही आसंग, सुबंधु और संघरक्षित जैसे बौद्ध दार्शनिक हुए हैं। गुप्त काल में ही हिंदू धर्म को मानते थे, फिर भी यहाँ के धर्मों में प्रति सहिष्णुता थी। वसुबंधु समुद्रगुप्त का मित्र था। तो चीनी यात्री जो हैं फाहियान, वो बताते हैं कि गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। दिल्ली का लाव स्तंभ और अजंता की गुफाओं की उत्कृष्ट चित्रकारी भी गुप्त कला के चरम उत्कर्ष का प्रतीक है। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि गुप्त काल जो था वो एक स्वर्ण काल था। अब हम देखेंगे गुप्त काल की कला के बारे में। तो गुप्तोत्तर काल की कला, तो गुप्तोत्तर काल को हम मानते हैं उसका पीरियड 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक। अगर हम कला को देखें तो इस एज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो 600 से लेकर 900 ईस्वी के बीच में। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मामलपुर के रथ मंदिर और मूर्तियां, एलोरा के कैलाश मंदिर और एलिफेंटा के मंदिर आते हैं, जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के काल में बना था। दूसरा जो है वो 900 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का काल है। इसमें खजुराहो जो बुंदेलखंड है उसमें, और उड़ीसा, राजपूताना, चोल, पल्लव वंश द्वारा निर्मित मंदिर आते हैं। और अगर हम शैली की दृष्टि से बात करें तो शैली की दृष्टि से इस काल के कला और स्थापत्य को 3 भागों में बांटा गया है: नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तरी भारत की कला, जो कि बंगाल, उड़ीसा, बुंदेलखंड, राजपूताना, गुजरात के मंदिर आते हैं। तो ये सारे जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। बेसर शैली की बात करें तो दक्षिणापथ की जो शैली है वो बेसर शैली के अंतर्गत आती है, और जो द्रविड़ शैली है वो सुदूर दक्षिण की शैली द्रविड़ शैली में आती है। उत्तर भारतीय शैली में की क्या विशेषता है नागर शैली की? उसकी विशेषता है कि मंदिरों का जो गुंबद आकार होगा वो उच्च शिखर, कलश, प्रदक्षिणा मार्ग और सभा मंडलों की प्रमुख स्थान होगा इन मंदिरों में। और जो दक्षिण भारत की जो वेसर शैली जो है वो मंदिरों की क्या विशेषता होगी? तो इन मंदिरों का पिरामिड का आकार होगा, इन मंदिरों का आकार गुंबद आकार होगा, और वेसर शैली का जो मंदिर है उसका आकार होगा पिरामिड नुमा, और चपटे गुंबद होंगे और अनेक स्तंभों वाला सभागृह होगा। संपूर्ण मंदिर को अनेक मूर्तियों से अलंकृत करना और विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम, ये उसकी विशेषता होगी। इस काल में बने हुए जो किलों में चित्तौड़, मांडू, ग्वालियर एवं राजप्रसादों में जयपुर, ग्वालियर के राजमहल और मंदिर प्रमुख हैं। इस काल की मूर्ति कला में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। मूर्तियों में तांत्रिक विद्या धारा का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी कारण स्त्री पुरुष को नग्न और काम चेष्टा में लिप्त मूर्तियों का निर्माण हुआ। खजुराहों की मूर्तियां ऐसी ही मूर्तियां हैं। चित्रकला में अजंता, बाघ और सित्तनवासल आदि गुफाओं के कुछ चित्र गुप्तोत्तर कालीन माने जाते हैं। इस काल में राजस्थानी, कश्मीरी और कांगड़ा चित्र शैलियों का आविर्भाव हुआ है। इस प्रकार गुप्तोत्तर कला शैली की यही विशेषता रही। तो अभी इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसे और अधिक विस्तार से देखना है तो फिर आप चैप्टर में देख सकते हैं। अगर हम नागर शैली की बात करें तो नागर शैली के मंदिरों की कुछ विशेषताएं जैसे हैं उदाहरण, तो नागर शैली के मंदिरों के उदाहरण में लिंगराज एवं पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो का मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर आता है। बेसर शैली के मंदिरों की हम बात करें तो
इस मंदिर में चालुक्य मंदिर में उत्तर एवं दक्षिण की शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। चालुक्य शैली वेसर शैली का प्रतिनिधित्व करती है। इसे कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच की शैली कहा जाता है। चालुक्यकालीन मंदिरों में एलोरा का कैलाश मंदिर, एलिफेंटा का गुहा मंदिर इस शैली के उदाहरण है। और द्रविड़ शैलियों की अगर हम बात करें तो सुदूर दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। पल्लवकालीन मंदिर जहाँ इसकी प्रारंभिक अवस्था को दर्शाते हैं, वहीं चोलकालीन मंदिर इसकी विकसित अवस्था को दर्शाते हैं। मतलब पल्लवकालीन मंदिर और चोलकालीन मंदिर दोनों ही मंदिर द्रविड़ शैली के हैं। मामलपुर के रथ मंदिर, कांजी का कैलाश मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर और गंगाईकोट चोलपुरम के मंदिर द्रविड़ शैली के हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसी मंदिर का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस शैली के हैं, तो आपको बताना है कि वो किस शैली के हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।